बच्चों, आज मैं आपको आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक कृतिका का चौथा अध्याय पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है माटी वाली और इसके लेखक हैं विद्यासागर नौटियाल। बच्चों, यह एक कहानी है जो कि विस्थापन के दर्द को व्यक्त करती है। विस्थापन क्या होता है? विस्थापन होता है अपना घर, अपना शहर छोड़ करके किसी और स्थान पर जा कर के बस जाना। कुछ लोग अपनी इच्छा से ऐसा करते हैं, लेकिन कुछ लोगों को मजबूरी में ऐसा करना पड़ता है। तो यह कहानी उस दुख को ही व्यक्त करती है। तो चलिए बच्चों, हम कहानी पढ़ना प्रारंभ करते हैं। माटी वाली, यह इस कहानी का शीर्षक है, क्योंकि इस कहानी की जो मुख्य पात्र है वह माटी वाली है। वह कस्बे के हर घर में जाकर के लाल मिट्टी देकर आती है, जो कि कस्बे के जो रहने वाले लोग होते हैं वे अपने चूल्हे को लीपते हैं, अपने चौके को लीपते हैं, उसके काम में आती है। यहाँ तक कि घरों को भी लीपने के काम में आती है, इसलिए हर घर के लोग उस माटी वाली को जानते हैं। शहर के सेमल का तप्पड़ मोहल्ले की ओर बने आखिरी घर की खोली में पहुंचकर उसने दोनों हाथों की मदद से अपने सिर पर धरा बोझा नीचे उतारा। यहाँ पर माटी वाली को सबसे पहले में यही दिखाया जा रहा है कि वह एक घर के पास पहुंचती है और उसके सिर पर जो बोझा रखा होता है वह उसे नीचे उतारती है। मिट्टी से भरा एक कंटर, यह मिट्टी से भरा हुआ एक कंटर यानी कि कनस्तर है, एक डिब्बा है जो कि मिट्टी से ऊपर तक भरा हुआ है। माटी वाली, यही है माटी वाली जो कि इस कहानी की मुख्य पात्र भी है। टिहरी शहर में शायद ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसे वह ना जानती हो या जहां उसे ना जानते हो। पूरे शहर के लोग उसे जानते हैं और वह भी सभी को जानती है। घर के कुल निवासी, बरसों से वहां रहते आ रहे किराएदार, यहाँ तक कि घर के लोग ही नहीं, किराएदार जो कि कई वर्षों से वहां रह रहे हैं वे भी उसे जानते हैं। उनके बच्चे तक भी माटी वाली को पहचानते हैं। घर घर में लाल मिट्टी देते रहने के उस काम को करने वाली वह अकेली है। पूरे शहर में वह अकेली महिला है जो कि यह काम करती है, घर घर जाती है और लाल मिट्टी ज़रूरत के हिसाब से घर वालों को दे करके आती है। उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं। उसके बगैर तो लगता है टिहरी शहर के कई एक घरों में चूल्हों का जलना तक मुश्किल हो जाएगा। ऐसा लगता है कि वह शहर के लिए इतनी आवश्यक है कि उसके बिना तो घरों का चूल्हा भी जलना बंद हो जाएगा। वह ना रहे तो लोगों के सामने रसोई और भोजन कर लेने के बाद अपने चूल्हे चौके की लिपाई करने की समस्या पैदा हो जाएगी, क्योंकि घर में खाना बनने के बाद में चूल्हे की लिपाई लाल मिट्टी से की जाती है और वह माटी वाली लेकर के आती है। अगर माटी वाली नहीं हो तो उनको चूल्हे की लिपाई के लिए मिट्टी की भी व्यवस्था करनी पड़े। भोजन जुटाने, भोजन की व्यवस्था करने और खाने की तरह रोज की एक समस्या, यह भी रोज की एक समस्या बन जाएगी। घर में साफ लाल मिट्टी तो हर हालत में मौजूद रहनी चाहिए। घर के अंदर साफ लाल मिट्टी तो हर स्थिति में मौजूद होनी चाहिए। चूल्हे चौकों को लीपने के अलावा साल 2 साल में मकान के कमरों, दीवारों की गोबरी लिपाई करने के लिए भी लाल मिट्टी की ज़रूरत पड़ती रहती है। चूल्हे चौके के लिए तो मिट्टी रोज ही चाहिए, लेकिन साल में या 2 साल में कभी कभी घर की भी तो लिपाई करनी पड़ती है। तो गोबर से और लाल मिट्टी मिला करके घर की लिपाई भी लोग करते हैं, तो उसके लिए भी मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है। शहर के अंदर कहीं माठा खान है नहीं, क्योंकि शहर के अंदर तो कहीं पर भी इस तरह की मिट्टी नहीं मिलती है। कहीं पर भी माठा खान उस स्थान को बोलते हैं जहाँ से कि साफ मिट्टी ली जा सकती है। तो ऐसा कोई माटा खान शहर के अंदर है नहीं। भागीरथी और भीलांगना, 2 नदियों के तटों पर बसे हुए शहर की मिट्टी इस कदर रेतीली है कि उससे चूल्हों की लिपाई का काम नहीं किया जा सकता, क्योंकि शहर के अंदर जो मिट्टी मिलती है वह बहुत ज़्यादा रेतीली है और उस मिट्टी से लिपाई का काम नहीं किया जा सकता। इसलिए माटी वाली जो मिट्टी दूर से लेकर के घरों में दे करके आती है, उसी मिट्टी से लिपाई का सारा काम किया जाता है।
आने वाले नए नए किराएदार भी एक बार अपने घर के आंगन में उसे देख लेते हैं तो अपने आप माटी वाली के ग्राहक बन जाते हैं। तो जो लोग वहाँ पर रहने के लिए आते हैं, किराएदार बन के आते हैं, वे भी माटी वाली के ग्राहक बन जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी तो मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है। घर घर जाकर माटी बेचने वाली नाटे कद की एक हरिजन बुढ़िया माटी वाली। अब हमें परिचय जाकर के प्राप्त हुआ है कि घर घर जाकर के जो मिट्टी देकर आती है, जिसका कद नाटा है यानी कि छोटा है, और वह एक बुढ़िया है यानी कि बूढ़ी स्त्री है, जिसे पूरा शहर माटी वाली के नाम से जानता है। शहरवासी सिर्फ माटी वाली को नहीं, उसके कंटर को भी अच्छी तरह पहचानते हैं। माटी वाली का जो कंटर यानी कि कनस्तर है, उसे भी सब लोग जानते हैं। रद्दी कपड़े यानी कि खराब कपड़े को मोड़कर बनाए गए एक गोल ढिल्ले। ढिल्ले होता है बच्चों सिर के बोझे के नीचे रखने के लिए कपड़े की गद्दी। जब हम सिर पर कोई वजन रखते हैं तो उस वजन को संभाले रखने के लिए, अपने सिर को बचाने के लिए सिर पर एक ढिल्ला रखा जाता है। आपने किसी भी को भी इस तरह से रखे हुए देखा होगा। के ऊपर लाल चिकनी मिट्टी से छुलबुल भरा कनस्तर। छुलबुल भरा कनस्तर यानी कि ऊपर तक पूरी तरह से भरा हुआ कनस्तर टिका रहता है। उसके ऊपर किसी ने कभी कोई ढक्कन लगा हुआ नहीं देखा। वह जो कनस्तर है उसके ऊपर कभी भी किसी ने भी कोई ढक्कन लगा हुआ नहीं देखा। अपने कंटर को इस्तेमाल में लाने से पहले वह उसके ऊपरी ढक्कन को काटकर निकाल फेंकती है। कनस्तर के ऊपर जो ढक्कन आता है उस ढक्कन को वो निकाल करके फेंक देती है। ढक्कन के ना रहने पर कंटर के अंदर मिट्टी भरने और फिर उसे खाली करने में आसानी रहती है, क्योंकि इससे उसे सुविधा होती है। उसके कंटर को जमीन पर रखते रखते सामने के घर से 9-10 साल की एक छोटी लड़की कामिनी दौड़ती हुई वहां पहुंची और उसके सामने खड़ी हो गई। माटी वाली जब मिट्टी लेकर आई और उसने अपना कनस्तर नीचे रखा, तभी सामने के घर से एक छोटी सी बच्ची आई और उनसे बोली, मेरी माँ ने कहा है जरा हमारे यहाँ भी आ जाना। तो माटी वाली कहती है अभी आती हूँ। घर की मालकिन ने माटी वाली को अपने कंटर की माटी कच्चे आंगन के कोने पर उडेल देने को कह दिया। घर की जो मालकिन है उसने माटी वाली से कहा कि अपने कंटर की जो मिट्टी है वह एक कोने में उडेल दे, यानी कि कोने में डाल दे। तू बहुत भाग्यवान है, चाय के टाइम पर आई है। ये कह रही है घर की मालकिन कि चाय के समय पर आई है, इसलिए बहुत ही भाग्यशाली है। हमारे घर भाग्यवान आए खाते वक्त, क्योंकि वो तो भाग्यवान होता है जो कि खाते वक्त आता है, उस व्यक्ति को भाग्यशाली कहा जाता है। वह अपनी रसोई में गई और 2 रोटियां लेती आई। तो मकान मालकिन जो थी वह रसोई में से 2 रोटियां लेकर के आ गई। रोटियां उसे सौंपकर वह फिर अपनी रसोई में घुस गई, फिर अंदर चली गई। माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का वक्त नहीं था। वह बेचारी तो जैसे तैसे अपना जीवन गुजार रही थी, जैसे तैसे इतना मेहनत का काम करती थी और बदले में कुछ रोटियां प्राप्त कर लेती थी, थोड़े बहुत कुछ पैसे प्राप्त कर लेती थी। इसलिए उसके पास तो इतना समय ही नहीं था कि वह अपने अच्छे भाग्य या बुरे भाग्य के बारे में सोच भी सके। घर की मालकिन के अंदर जाते ही माटी वाली ने इधर उधर तेज निगाहें दौड़ाई। उसने इधर उधर तेज नजरों से देखा कि कहीं कोई उसे देख तो नहीं रहा। हाँ, इस वक्त वह अकेली थी, उसे कोई देख नहीं रहा था। उसने फौरन अपने सिर पर धरे ढिल्ले के कपड़े के मोड़ों को हड़बड़ी में एक झटके में खोला और उसे सीधा कर दिया। उसके पास जो ढिल्ला था उसको उसने जल्दी से खोला और बिल्कुल सीधा कर दिया। फिर इकहरा, फिर उसे इकहरा कर दिया, यानी कि एक ही परत में कर दिया। खोले जाने के बाद वह एक पुरानी चादर के एक फटे हुए कपड़े के रूप में प्रकट हुआ। जब वह खुला तो पता चला कि वह एक बहुत ही फटी पुरानी चादर थी, उसका एक टुकड़ा था।
मालकिन के बाहर आंगन में निकलने से पहले उसने चुपके से अपने हाथ में थामी 2 रोटियों में से एक रोटी को मोड़ा और उसे कपड़े पर लपेटकर गांठ बांध दी। तो मालकिन अंदर गई हुई थी। जब तक वह वापस बाहर निकलती, इतनी देर में ही माटी वाली ने, क्योंकि उसे 2 रोटियां मिली थी, तो एक रोटी तो अपने हाथ में पकड़े रखी और दूसरी रोटी को उसने जल्दी से फुर्ती से उस कपड़े में बांध दिया। अब उसने ऐसा क्यों किया, यह आपको कहानी में बाद में पता चलेगा। साथ ही अपना मुंह यूं ही चलाकर खाने का दिखावा करने लगी। वह अपना मुंह झूठ मूठ में ही चलाने लगी, यह दिखाने के लिए कि जैसे एक रोटी उसने खा ली है। घर की मालकिन पीतल के गिलास में चाय लेकर लौटी। घर की जो मालकिन थी वह एक पीतल के पुराने गिलास में चाय लेकर के आई। उसने वह गिलास बुढ़िया के पास जमीन पर रख दिया, यानी कि बुढ़िया को दे दिया। ले सद्दा बासी साग कुछ है नहीं अभी, ले यह चाय ही पी ले, क्योंकि सद्दा बासी, सद्दा का अर्थ होता है ताज़ा और बासी का अर्थ होता है बासी, जो कि पुराना हो। जैसे कि रात का भोजन होता है, हम दूसरे दिन करते हैं तो उसे बासी खाना कहा जाता है। तो वह कहती है इस समय तो ताजी और बासा कुछ भी साग यानी सब्जी कुछ भी नहीं है, इसी चाय के साथ निगल जा। यह जो रोटियां हैं इन्हें इस चाय के साथ ही खा ले। माटी वाली ने खुले कपड़े के एक छोर से पूरी गोलाई में पकड़कर पीतल का वह गरम गिलास हाथ में उठा लिया, क्योंकि पीतल का गिलास था और चाय के कारण वह बहुत गर्म हो रहा था, इसलिए उसने अपना जो कपड़ा था उस कपड़े से उस गिलास को अच्छी तरह से पकड़ लिया। अपने होठों से गिलास के किनारे को छुआने से पहले शुरू में उसने उसके अंदर रखी गर्म चाय को ठंडा करने के लिए सूसू करके उस पर लंबी लंबी फूंकें मारी। हम भी करते हैं बच्चों, जब हमें कोई गर्म चीज़ खाने को मिलती है तो हम उसे फूंक मार के ठंडा करने की कोशिश करते हैं और फिर उसको खाते हैं। इसी तरह से चाय को भी फूंक मार के ठंडा किया जाता है। तो पीने से पहले माटी वाली ने उसे फूंक मार करके ठंडा किया। तब रोटी के टुकड़ों को चबाते हुए धीरे धीरे चाय सुड़कने लगी। उसके बाद वह चाय के साथ रोटी खाने लगी। चाय तो बहुत अच्छा साग हो जाती है ठकुराइन जी। तो वह मालकिन से कहती है कि अरे चाय तो बहुत अच्छी सब्जी हो जाती है, यानी कि चाय के साथ तो रोटी बहुत ही अच्छी तरह से खाई जाती है। भूख तो अपने में एक साग होती है बुढ़िया। अब मालकिन कहती है अरे बुढ़िया, भूख तो अपने आप में ही साग होती है। जब इंसान को भूख लगी होती है तो उसे किसी सब्जी की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि भूख में तो बिना साग के बिना सब्जी के भी रोटी खाई जाती है। भूख मीठी की भोजन मीठा। अब यह बात यहाँ पर बताई है कि तू ये बता कि भूख मीठी होती है या भोजन मीठा होता है, कि भोजन का स्वाद तो भूख में ही आता है। जब इंसान को बहुत तेज भूख लगी होती है तो उसे कैसा भी रूखा सूखा भोजन मिल जाए वही उसको स्वादिष्ट लगता है। इसलिए कहा गया है कि भूख मीठी कि भोजन मीठा। तुमने अभी तक पीतल के गिलास संभाल कर रखे हैं, पूरे बाजार में और किसी के घर में अब नहीं मिल सकते ये गिलास। तो माटी वाली कहती है अरे तुम्हारे घर में तो ये पीतल के गिलास अभी तक रखे हुए हैं और किसी घर में तो अब यह गिलास दिखाई ही नहीं देते। बच्चों, पुराने ज़माने में घरों में पीतल के गिलास चला करते थे, पीतल के बर्तन प्रयोग में लाए जाते थे, लेकिन धीरे धीरे पीतल बहुत महंगा होने लग गया और स्टील के कांच के बर्तन आने लग गए, तो लोग उनका प्रयोग करने लग गए और पीतल महंगा होने पर पीतल के बर्तन बेचे भी जाने लग गए। इसीलिए माटी वाली ने कहा कि तुम्हारे पास तो अभी तक पीतल के गिलास रखे हैं। इनके खरीदार कई बार हमारे घर के चक्कर काट कर लौट गए। तो मालकिन कहती है कि इनको खरीदने के लिए तो कई बार हमारे घर पर खरीदार आए और चक्कर लगाकर लौट गए। पुरखों की, पुरखे होते हैं बच्चों पूर्वज, जो हमसे पहले हमारे परिवार में जिन्होंने जन्म लिया होता है, हमारे दादाजी, परदादाजी और उनसे भी पहले के जो लोग होते हैं वे हमारे पुरखे या पूर्वज कहे जाते हैं। तो पुरखों की गाढ़ी कमाई से, यानी कि बहुत ही मेहनत की कमाई से हासिल की गई चीज़ों को हराम के भाव बेचने को मेरा दिल गवाही नहीं देता। तो मालकिन कहती है कि हमारे पुरखों ने कितनी मेहनत से, कितनी गाढ़ी कमाई से ये चीज़ें खरीदी थी और हमारे लिए दी हैं। अब इन चीज़ों को
हराम के भाव यानी कि बहुत ही सस्ते भावों में बेचने का हमारा दिल नहीं करता, यह मुझे अच्छा नहीं लगता। हमें क्या मालूम कैसी तंगी के दिनों में, यानी कि कितनी गरीबी में, कितनी तंगी में अपनी जेब पर कोई स्वादिष्ट चटपटी चीज़ रखने के बजाय मन मसोस कर 2-2 पैसे जमा करते रहने के बाद खरीदी होंगी उन्होंने ये तमाम चीज़ें। तो यहाँ पर मालकिन कह रही है किस तरह से अपनी इच्छाओं को मार मार कर, अपने दिल को मसोस करके, अपने मन को मार मार कर 2-2 पैसे इकट्ठा करके उन्होंने ये चीज़ें खरीदी होंगी जिनकी हमारे लोगों की नज़रों में अब कोई कीमत नहीं रह गई है। और जो अब नई पीढ़ी आ रही है उनकी नज़र में इन चीज़ों की कोई भी कीमत नहीं है। वे इन चीज़ों को बेकार की, फालतू की वस्तुएं समझते हैं। बाजार में जाकर पीतल का भाव पूछो ज़रा, दाम सुनकर दिमाग चकराने लगता है। तो पीतल का तो दाम ही बहुत ज़्यादा हो रहा है, कीमत बहुत ज़्यादा हो रही है, उसे सुनकर तो दिमाग ही घूम जाता है। और ये व्यापारी हमारे घरों से हराम के भाव इकट्ठा कर ले जाते हैं, और जो ये व्यापारी होते हैं ये हमारे घर आते हैं और हमसे बहुत ही सस्ती ये चीज़ें खरीद करके ले जाते हैं। तमाम बर्तन भांडे, तमाम यानी कि सारे बर्तन और भांडे, जितने भी बर्तन होते हैं उन्हें ये बहुत ही सस्ता खरीद ले जाते हैं। कांसे के बर्तन भी गायब हो गए हैं सब घरों से। अब ना तो पीतल के बर्तन मिलते हैं, ना ही कांसे के बर्तन मिलते हैं, क्योंकि सभी लोगों ने ये बर्तन बेच दिए हैं। इतनी लंबी बात नहीं सोचते बाकी लोग। तो अब माटी वाली कह रही है जैसे तुम सोचती हो वैसे और लोग नहीं सोचते। अब जिस घर में जाओ वहाँ या तो स्टील के भांडे दिखाई देते हैं या फिर कांच और चीनी मिट्टी के। तो जिस भी घर में देखो वहाँ स्टील के और कांच के बर्तन ही दिखाई देते हैं। अपनी चीज़ का मोह बहुत बुरा होता है। मैं तो सोचकर पागल हो जाती हूँ कि अब इस उम्र में इस शहर को छोड़कर हम जाएंगे कहाँ। तो मकान मालकिन कहती है कि अपनी वस्तुओं का, अपनी चीज़ों का जो मोह होता है, जो लगाव होता है, वह बहुत बुरा होता है। वह कहती है कि मैं तो सोचकर ही परेशान हो जाती हूँ कि अगर मुझसे यह शहर छूट गया, यह घर छूट गया तो हम कहाँ जाएंगे। बच्चों, शहर में टिहरी बांध बनने वाला होता है और शहर वासियों को लगता है कि उन्हें इस स्थान को छोड़ करके जाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में सरकार शहर के रहने वाले लोगों को दूसरे स्थान पर पुनर्स्थापित करती है। ठकुराइन जी जो जमीन जायदादों के मालिक हैं वे तो कहीं ना कहीं ठिकाने पर जाएंगे ही। तो अब माटी वाली कहती है कि ठकुराइन जी जिन लोगों के पास अभी जमीन जायदाद है वे तो कहीं ना कहीं ठिकाने पर लग ही जाएंगे। यानी कि जिनके पास पैसा है, जिनके पास जमीन जायदाद है, उनको तो सरकार कुछ ना कुछ अवश्य ही दे देगी। तो इसके कारण वे कहीं ना कहीं जाकर स्थापित हो जाएंगे। पर मैं सोचती हूँ मेरा क्या होगा, लेकिन मेरे जैसों का क्या होगा जिनके पास पैसा भी नहीं है, जमीन भी नहीं है और मकान भी नहीं है। मेरी तरफ देखने वाला तो कोई भी नहीं। वह कहती है कि मेरी तरफ कौन देखेगा। चाय खत्म कर माटी वाली ने एक हाथ में अपना कपड़ा उठाया, दूसरे में खाली कंटर, और खोली से बाहर निकलकर सामने के घर में चली गई। तो इस तरह से माटी वाली ने अपना सामान समेटा और सामने वाले घर में जाकर के चली गई, क्योंकि वहाँ पर भी उसे काम था। तो बच्चों, आपने माटी वाली कहानी का पहला भाग पढ़ लिया है। इसमें आपने इस बुढ़िया के बारे में जाना है जो कि हर घर में माटी देती है, और उस शहर के लोगों के बारे में भी जाना है। अब हम इसका दूसरा भाग अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।